आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अगला हमारा टॉपिक है परिसीमा प्रतिबंध। देखिए, मैक्सवेल की चारों समीकरण पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे परिसीमा प्रतिबंध। देखिए, माना सतह ए बी है, वो दो अलग अलग माध्यमों को अलग कर रही है। हमारे पास एक सतह है, वो सतह दो, ये देखिए आपको ए बी एक सतह दिखाई दे रही है। वह सतह दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है, एक व दो को। जिनकी विद्युतशीलता व चुंबकशीलता क्रमशः एप्सिलॉन 1 और म्यू 1। विद्युतशीलता एप्सिलॉन 1, चुंबकशीलता म्यू 1 है। और दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 2 है और चुंबकशीलता म्यू 2 है। अब हम ऐसे घटकों पर विचार करेंगे जो परिसीमा पर समान होते हैं। जैसे बी के लिए परिसीमा प्रतिबंध देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए परिसीमा प्रतिबंध देखेंगे। हम दोनों माध्यमों में स्थित एक ऐसे नियमित बेलन की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई h है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। बेलन की 3 सतह है, S1, S2 और S3। S1, S2 और ये बीच वाली S3 है। बेलन की ऊंचाई h है और ये AB है। ये दो माध्यमों को अलग अलग कर रही है, 1 और 2 को। ऊपर वाले माध्यम 1 की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता एप्सिलॉन 1 और म्यू 1 है, और नीचे वाले माध्यम है उसकी विद्युतशीलता और चुंबकशीलता क्या है, एप्सिलॉन 2 और म्यू 2 है। S1 व S2 का आयाम समान है, क्योंकि बेलन है उसके ऊपर ही ऊपर S1 स्थित है और नीचे नीचे S2 स्थित है। दोनों का आयाम कैसा है, समान है, परंतु दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। माना N1 कैप और N2 कैप S1 और S2 की दिशा में इकाई सदिश है। जो हमारा ऐसे बेलन था ना, उस बेलन के ऊपर वाली सतह S1 है, नीचे वाली सतह S2 है। इनके आयाम समान है और दिशा क्या है, दोनों की अलग अलग है। इस बेलन में गाउस का चुंबकीय का नियम लगाएंगे। गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम है इंटीग्रल B डॉट ds बराबर 0। गाउस का नियम हम कक्षा 12 में पढ़ चुके हैं। गाउस का नियम इंटीग्रल B डॉट ds बराबर 0। गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लिए है। विद्युत क्षेत्र का नियम होता है, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र का नियम गाउस ने दिया था, इंटीग्रल B डॉट ds बराबर 0। इसको हम तीनों सतहों के लिए लगा देंगे, S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए। अब बेलन की ऊंचाई को कम करते हुए शून्य की सीमा में ले जाते हैं। हम बेलन को धीरे धीरे ऐसे दबाना शुरू कर देते हैं और बेलन की ऊंचाई को क्या करते हैं, शून्य की ओर ले जाते हैं, जिससे S1 और S2 सतह है वो AB पर संपाती हो जाएगी। यानी ये बीच वाली AB है, उस सतह पर S1 और S2 को हम इस प्रकार लेकर आएंगे कि इसकी दबाते हुए ऊपर से और नीचे की से दबाते हुए ऐसे दबाएंगे कि AB पर S1 और S2 सतह क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, यानी एक ही बिंदु पर आ जाएगी। इस अवस्था में S3 तो 0 हो ही जाएगा, तो S3 0 हो गया तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी। यहाँ पर B1 और B2 है, वो प्रथम और द्वितीय माध्यम का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। B1 S1 माध्यम का चुंबकीय क्षेत्र है और B2 S2 माध्यम का चुंबकीय क्षेत्र है। समाकलन करेंगे B1 S1, ये वेक्टर B2 S2 बराबर 0। अब हम इकाई सदिश अप्लाई करेंगे। B1 S1 इंटू N1 कैप इकाई सदिश है, B2 S2 इंटू N2 कैप S2 के लिए इकाई सदिश है। देखिए S1 और S2 का आयाम बराबर है, तो S1 के स्थान पर हम लिखेंगे B1 N1 कैप और S2 के स्थान पर हम लिख दें, S2 का मान रख देंगे माइनस B2 N2 का कैप। दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए माइनस हमने लगा दिया। N1 कैप और N2 कैप में माइनस का दिशा है, इसलिए दिशा विपरीत होने के कारण हमने क्या लगाया है, माइनस लगाया है। दोनों का आयाम समान है, अगर हम इनको N कैप मान ले तो ये हो जाएगा B1 N1 N कैप माइनस B2 N कैप बराबर 0। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर B डॉट N कैप
बराबर हो जाएगा B2 n कैप, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2। देखिए यहाँ पर B1 है, यहाँ पर LHS में जो स्थित पद है वो चुंबकीय क्षेत्र का प्रथम क्षेत्र के लंबवत घटक है। यानी पहले क्षेत्र में हमारे पास कौन सा घटक था? पहला क्षेत्र में था हमारे पास B1 वेक्टर, यहाँ पे n कैप था, और बराबर में था B2 और n कैप। यहाँ पर जो LHS का ये घटक है ये प्रथम क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रथम क्षेत्र के लंबवत घटक है। और ये RHS है, ये इसमें स्थित पद है वो चुंबकीय क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र में लंबवत घटक है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं B1n बराबर B2n, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक दोनों माध्यमों में सतत होना चाहिए। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि विस्थापन सदिश D का लंबवत घटक भी सतत होता है, यानी D1n बराबर D2n, इसको याद रखें, फ्री है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के बाद हम विद्युत क्षेत्र के लिए भी परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के परिसीमा प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना x एक अंतः सतह है जो दो अलग अलग माध्यमों को अलग कर रही है। हम एक बंद पथ ABCDA की कल्पना करते हैं जो दोनों माध्यमों में स्थित है, जिसकी लंबाई AB बराबर L है और ऊंचाई BC बराबर क्या है? H है। ये देखिए ये बंद पथ है ABCD और A। इसकी लंबाई और ऊंचाई आपको चित्र में दिखाई गई है। ऊंचाई ये रही H, लंबाई L है, और x है, ये अलग अलग माध्यमों में बांट रही है। नीचे वाले माध्यम की विद्युतशीलता और चुंबकनशीलता μ1 m1 है, ऊपर वाले की μ2 ε2 और μ2 है। इस बंद पथ के लिए फेराडे का नियम लगाने पर हम फेराडे ने दो नियम दिए थे जिनको हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। फेराडे का प्रथम नियम था कि किसी कुंडली से संबंध विद्युतवाहक बल का मान कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है और दिशा में ऋणात्मक होता है। E बराबर -d∅b/dt समीकरण नंबर 1। तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रल B.ds। इस इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। जो ही हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ABCDA E.dl बराबर -d/dt B.ds समीकरण नंबर 3। इस बंद पथ की ऊंचाई है वो H की सीमा 0 इस प्रकार लेते हैं कि AB व CD दोनों अंतःसतह x पर मिल जाए या संपाती हो जाए। H का मान 0 है, अतः अब बंद पथ का क्षेत्र 0 है, अतः चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? 0 हो जाएगा। अतः समीकरण नंबर 3 से इंटीग्रल d/dt और B.ds बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 4 को हम 3 में रखेंगे तो समाकलन ABCD E.dl बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसको हम दोनों अलग अलग माध्यमों के लिए लागू करेंगे। पहले हम 1 के लिए लागू कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 के लिए लागू करेंगे तो यहाँ पे दूसरा माध्यम आ जाएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, इस सीमा को बाहर निकाल लेंगे AB E1 L1 प्लस E2 L2 समाकलन का हल करेंगे बराबर 0। यहाँ पर L1 और L2 कैप है वो AB और BA की दिशा में इकाई सदिश है, तो E1 L1 के प्लस E2 L2 के बराबर 0 है। और L1 और L2 का मान बराबर है, दिशा विपरीत है, माइनस लगा दिया। अगर दोनों का बराबर मान ले, हम L कैप मान ले तो E1 T कैप बराबर E2 T कैप बराबर L कैप मान लो या T कैप मान लो, कुछ भी मान लो। तो E1T बराबर E2T
और चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमारे पास क्या आया था, B1N बराबर B2N आया था। अर्थात विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक हमेशा सतत होता है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में भी हुआ था। अब हम परावर्तन और अपवर्तन के नियम को सिद्ध करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये माना ओ डैश सतह है, वो माध्यम 1 व 2 को अलग अलग कर रही है। देखिए ये एक ओ डैश एक सतह है, ये सतह माध्यम 1 और 2 को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, अलग अलग कर रही है। ऐसी कोई आपतित किरण है, ए से लेकर के सी तक कोई आपतित किरण आ रही है, ये किरण आपतित किरण है ए सी, जो सतह से परावर्तन व अपवर्तन के बाद सी डी व सी बी की तरफ गमन कर जाती है। अगर इसका परावर्तन होगा तो ये सी डी की ओर जाएगी, अगर अपवर्तन होगा तो ये सी बी की ओर जाएगी। माना आपतन, परावर्तन व अपवर्तन कोण तीनों क्या है, आपतन कोण तो आई है और परावर्तन कोण आर है और अपवर्तन कोण टी है। माना आपतित, परावर्तित व अपवर्तित किरण के तरंग सदिश व आवर्तियां क्रमशः K1 W1 KR WR KT और WT है। यानी आपतित, परावर्तित व अपवर्तित किरण है, उनके तरंग सदिश और आवर्तियां, जैसे KI और WI क्या है, आपतित किरण के तरंग सदिश KI है, आपतित किरण की आवर्ती WI है, परावर्तित किरण की आवर्ती KR है, परावर्तित किरण की आवर्ती WR है, अपवर्तित किरण की आवर्ती KT है, अपवर्तित किरण का तरंग सदिश KT और अपवर्तित किरण का आवर्ती WT है। यदि आपतित किरण है वो निम्न समीकरण को, आपतित किरण के लिए मैं इस प्रकार समीकरण दे सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरह। EI बराबर होता है EI नोट, ये अधिकतम मान है, E की घात आयोटा ओमेगा IT माइनस KI वेक्टर R। परावर्तित व अपवर्तित किरण है वो निम्न समीकरण से दी जाती है। इसमें R लिख दे, I के स्थान पर R लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परावर्तित किरण का समीकरण आ जाएगा, और इसमें I के स्थान पर अगर T लिख दें तो वो अपवर्तित किरण के लिए हमारे पास समीकरण आ जाएगा। यहाँ पर देखिए EI नोट, ER नोट और ET नोट क्रमशः क्या है, आपतित, परावर्तित व अपवर्तित किरण के विद्युत क्षेत्र के आयाम है। विद्युत क्षेत्र के परिसीमा प्रतिबंध क्या था, E1T बराबर E2T। विद्युत क्षेत्र के स्पर्श रेखीय घटक है वो सतत होते हैं। यानी स्पर्श रेखीय घटक कौन कौन से होंगे, EIX और ERX। यानी आप आपतित और परावर्तित किरण को देखेंगे तो आपस में क्या है, एक दूसरे से स्पर्श हो रही है, ETX के बराबर होंगे। अब हम मान रख देंगे EIX का मान, ERX और ETX सभी का हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। समीकरण नंबर 4, EIX का मान हम रख देंगे EI नोट X E की घात आयोटा ओमेगा IT माइनस KI वेक्टर R प्लस ERX का मान हम रख देंगे ER नोट E की घात आयोटा ओमेगा RT माइनस KR डॉट वेक्टर R बराबर क्या आ जाएगा, ये बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर आ जाएगा ET नोट E की घात आयोटा ओमेगा T माइनस KT इंटू वेक्टर R। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 को संतुष्ट होने के लिए आवश्यक है कि कला का भाग है वो दोनों समीकरणों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात समय के घटक व तरंग सदिश के घटक भी समान होने चाहिए। यानी ओमेगा IT का मान ओमेगा RT के बराबर और ओमेगा TT तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और तीनों को अगर बराबर कर लें, ओमेगा I, ओमेगा R और ओमेगा T वो ओमेगा मान ले, अर्थात अपवर्तित, परावर्तित व अपवर्तित किरण के कोणीय वेग या आवर्तियाँ अपरिवर्तित रहती है। इसी प्रकार तरंग सदिश को भी हम बराबर कर देंगे KIR KRR प्लस बराबर KTR है।
इसको हम के आई लिख सकते हैं, इसको के आर लिख देंगे और इनको के टी लिख देंगे, क्योंकि आर 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 तीनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टी टी और टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लिख देंगे के आई एक्स इंटू एक्स प्लस के आई वाई वाई बराबर के आर एक्स एक्स प्लस के आर वाई वाई बराबर के टी एक्स प्लस के टी वाई ऑफ वाई। यदि तरंग है वो एक्स जेड तल में हो, एक्स जेड तल में हो तो क्या होगी, तरंग सदिश होगा वाई दिशा में 0, वाई दिशा में परावर्तन सदिश 0, वाई दिशा में अपवर्तन सदिश भी 0 होगा। यानी वाई दिशा में जितने भी होंगे ये सदिश, ये चारों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 7 को अगर 6 में रखेंगे तो के आई एक्स बराबर के आर एक्स और के टी एक्स बराबर होंगे। ये क्या है, परावर्तन का नियम है, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जो कि समीकरण नंबर 7-8 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दोनों को हम कोण ज्या से मल्टीप्लाई करें, के आई साइन आई बराबर के आर साइन आर समीकरण। और चूंकि आपतित किरण व परावर्तित किरण है ये एक ही माध्यम में है, अर्थात के आई का आयाम और के आर का आयाम क्या है, बराबर। समीकरण नंबर 9 से क्या आ जाएगा, साइन आई बराबर साइन आर या कोण आई बराबर कोण आर, साइन से साइन हम काट देंगे। यही परावर्तन का क्या है, दूसरा नियम है। और अब यही परावर्तन का क्या है, दूसरा नियम है।